नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे नन्ही परी आरोपी बरी को लेकर। उनकी माताएं क्यों नहीं आ रही? ये सब लोग आएंगे हमें। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधे आपको अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में आजकल नन्ही परी मामला सुर्खियों में है। उनके गुनहगारों को सजा दिलाए जाने के लिए धरना प्रदर्शन भी जारी है। पिथौरागढ़ की नन्ही परी केस को रीओपन कराए जाने की मांग को लेकर हल्द्वानी से देहरादून तक महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, व्यापारी, कर्मचारी संगठन, पूर्व सैनिक, राजनीतिक संगठन, विभिन्न सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर सड़कों पर उतरकर आक्रोश व्यक्त किया है। तो वहीं कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालते हुए विरोध भी जताया है। कांग्रेस का कहना है कि नन्ही परी की आत्मा आज हमसे न्याय की पुकार कर रही है। ये सिर्फ एक बच्ची का मामला नहीं बल्कि पूरे समाज की अस्मिता का सवाल है। हम सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार की अपील करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय सुनिश्चित करे। ये फैसला न्याय की आत्मा को आहत करता है। कांग्रेस पार्टी हर बेटी की सुरक्षा और सम्मान के लिए संघर्ष करती रहेगी। हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तो वहीं नन्ही परी के साथ हुई दरिंदगी के मामले में मुख्यमंत्री धामी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के निर्देश दे दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नन्ही परी केस को लंबा अरसा गुजर जाने के बाद अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर नन्ही परी कौन थी और उसके सम्मान के लिए लोग गुस्से में क्यों हैं। आपको बता दें कि 20 नवंबर 2014 को कुमाऊं के पिथौरागढ़ की 6 साल की मासूम बच्ची अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में गई थी, जहां से वो अचानक लापता हो गई थी। काफी तलाश करने के बाद भी वो नहीं मिली। घटना के 6 दिन बाद बच्ची का शव गोला नदी से बरामद हुआ था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म फिर हत्या की पुष्टि हुई थी। इस घटना से लोगों में भारी गुस्सा भड़क गया था और उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफिले पर भी गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया था। पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर उस दौरान बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इस घटना के 8 दिन बाद पुलिस ने चंडीगढ़ से मुख्य आरोपी अख्तर अली को गिरफ्तार कर लिया था। उसके साथ ही 2 अन्य आरोपी प्रेमपाल और जूनियर मसीह को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं मार्च 2016 में हल्द्वानी की एडीजे स्पेशल कोर्ट ने आरोपी अख्तर अली को गैंगरेप एवं हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी थी। प्रेमपाल को 5 साल की सजा दी गई। वहीं तीसरे आरोपी को बरी कर दिया गया था। अक्टूबर 2019 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मुख्य आरोपी बरी हो गया, जिसको लेकर प्रदेश में दोबारा धरना प्रदर्शन जारी हो गए हैं। वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए नन्ही परी के साथ हुई दरिंदगी के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के निर्देश दे दिए हैं। इस मामले में आरोपित को सुप्रीम कोर्ट से दोष मुक्त किए जाने का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस मामले में आरोपित को लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से सजा हो चुकी थी, लेकिन अब किन्हीं कारण से सुप्रीम कोर्ट से आरोपित बरी हो चुका है। इसलिए न्याय विभाग को इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए मजबूत पैरवी के साथ सजा सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस केस को मजबूती से लड़ेगी। इसमें अच्छी से अच्छी लीगल टीम को लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में इस तरह के कुकृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। न्याय की इस लड़ाई में सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए सरकार लगातार प्रदेश में सत्यापन अभियान चला रही है। सरकार देवभूमि की अस्मिता पर कोई चोट नहीं पहुंचने देगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः याचिका दायर करने को उन्होंने कहा है। हम किसी प्रकार के जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसको हम कड़ाई से निपटना जानते हैं और सरकार ने इस कदम में मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर देवतुल्य बहनों का जो इस प्रकार के अपराध होंगे उन पर कड़ाई के साथ सजा देने का प्रावधान होगा। यह है कि सरकार को जो पैरवी शायद वहां करनी चाहिए थी, सरकार सोती रही। सरकार के जो नक्शे कदम है वैसे भी न्याय की ओर नहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये जो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आखिरकार वो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 6 साल की बच्ची। हम सबके घरों में बेटियां बहनें हैं, सबको ये दर्द समझना चाहिए। क्या उसने सहन करा होगा,
और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। तो जघन्य जो अपराध ये हुआ है, इसके खिलाफ सरकार ने कहां पैरवी करी, कैसी पैरवी करी? सर, राज्य सरकार से बहुत बड़ा प्रश्न है और अवश्य हमारी मांग है कि चलिए आप तब नहीं कर पाए, लेकिन अब सबसे बड़े आपके जो वकील हैं उनको ले जाकर हमारी बेटी कशिश को न्याय दिलाइए। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरुद्ध नैनीताल में उनके माता पिता भी आए, वहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे, अन्य लोग कांग्रेस के लोग भी रहे, अन्य संगठनों के लोग भी रहे। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है। क्या सोचे उसमें कि पैसों की पावर थी, किसी रिलीजन की पावर थी, क्या पावर थी? क्या उनके घर में बच्चियां नहीं थी? किस तरीके से उसको बरी कर दिया गया? इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, हम ही कुछ ना कुछ कर देंगे उसका। लेकिन बस मैं एक ही चीज बोलूंगी, फांसी 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 होनी चाहिए। और बहुत शर्म की बात है कि 11 साल से ये चल रहा है। आप सोचो इस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड सरकार की संवेदनहीनता और कमजोर पैरवी ने एक निर्दोष बच्ची की न्याय की उम्मीद को बुरी तरह से चोट पहुंचाई। पिथौरागढ़ क्षेत्र में हुई उस जघन्य घटना ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया था, जब एक नन्ही परी के साथ दरिंदगी की गई और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस अमानवीय कृत्य के दोषियों को सजा दिलाने की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि अफसोस की बात यह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पैरवी इतनी कमजोर तरीके से की कि मुख्य अभियुक्त को बरी कर दिया गया। ये केवल न्यायिक विफलता नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ एक गंभीर हमला है। ऐसे में हमारी मांग है कि इस केस को दोबारा खोला जाए व दोषियों को कठोरतम सजा दिलाई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल हमारे बच्चों की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा। नन्ही परी को न्याय दो, अब और इंतजार नहीं चलेगा। 20 नवंबर 2014 को एक नन्ही सी बच्ची जिसका नाम कशिश था, उसका रेप करके, उसका मर्डर करके जंगल में फेंक दिया गया था। हल्द्वानी की ये घटना है। एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, स्कूल्स बंद हुए, दुकानें बंद हुई, व्यापारियों ने आंदोलन किया, वहां के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने एक व्यापक आंदोलन हल्द्वानी में छोड़ा और जिस आंदोलन का नाम नन्ही परी से परिचित उसका किया गया। ये कशिश जो लड़की थी, ये जो बच्ची थी, एक शादी में, विवाह कार्यक्रम में गई थी और वहां कुछ दरिंदों ने उसका रेप किया। केस चला, निचली अदालत ने एक व्यक्ति को सबूत के अभाव पर बरी कर दिया, एक व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा हुई और यही केस जब ऊपर गया तो इनमें से एक व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा और एक व्यक्ति को फांसी की सजा की घोषणा हाई कोर्ट ने की। निश्चित रूप से जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया है नन्ही परी के मामले में, जरूर बहुत ही ज्यादा एक तरह से झटका है उन उम्मीदों का जो उम्मीदें जगी थी कि किसी भी प्रकार का कोई जघन्य अपराध यदि किसी इस बच्चे के साथ कोई करता है तो उसको सजाए मौत के अलावा, फांसी की सजा के अलावा और कोई भी स्वीकार्य नहीं। लेकिन जिस प्रकार से अभी निर्णय आया है, निर्णय को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, लेकिन यूकेडी ये मांग करती है कि समय रहते इस पे पुनर्याचिका दायर की जाए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना कांग्रेस सरकार के कार्यकाल 2014 में हुई थी। उसको लेकर के जब पूरे कुमाऊं क्षेत्र में जब आम जनता ने सड़कों पे उतर करके प्रदर्शन किया था, तब जाकर कांग्रेस सरकार जागी थी और उस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर तक की कांग्रेस सरकार दर्ज नहीं कर रही थी। उसके बाद उस पर जन दबाव में उस पर एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद मामला न्यायालय में है। आपको बता दें कि बीते नवंबर 2014 में पिथौरागढ़ की 7 वर्षीय मासूम नन्ही परी अपने परिवार के साथ काठ गोदाम में एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में आई थी। एक दिन नन्ही परी लापता हो गई। करीब 5 दिन बाद बच्ची का शव गोला नदी के किनारे लगभग 500 मीटर दूर जंगलों में मिला था। जांच में बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म फिर निर्मम हत्या की बात सामने आई थी। मामले ने पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी मौके पर आकर लोगों को शांत करना पड़ा था। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को नामजद किया था। बाद में एक आरोपी मसीह को दोष मुक्त कर दिया गया था, जबकि मुख्य आरोपी अख्तर अली को पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी करार देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, जबकि दूसरे आरोपी प्रेमपाल को 5 साल की और जुर्माना लगाया गया था।
पूरे मामले में आरोपी पक्ष ने मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी अख्तर अली को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जिसको लेकर प्रदेश की जनता नन्ही परी को एक बार फिर इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। अनूप पंत, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, प्रमोद कपरवान, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, देवचंद उत्तराखंडी जी, केंद्रीय महामंत्री यूकेडी, रविंद्र आनंद, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से, अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी इस चर्चा में। अरुण शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनूप पंत जी का रुख कर लेंगे, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। अनूप जी, आपको आवाज मिल रही है। एक बार फिर से नन्ही परी मामले को लेकर सियासी तकरार शुरू हो चुकी है, फाइल रीओपन करने की बात कही जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुलकर इस पूरे मामले पर बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि नन्ही परी को न्याय मिलना ही चाहिए। देखिए, सही बात है ये। जब हम नन्ही परी की बात कर रहे हैं या हम उत्तराखंड में बात कर रहे हैं और खासकर ऐसे मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं जहां पर न्याय, जहां पर सेफ्टी और जहां पर एक ऐसा दुर्दांत विषय रहा हो जिसने कि लोगों की आत्मा तक को झंझोड़ा हो, तो उसमें पक्ष विपक्ष नहीं हो जाता। जो वो बात कर रहे हैं वो सही, वो ये बात कहनी कि न्याय मिलना चाहिए, केवल न्याय की बात नहीं है। उस तरह के अपराधी को, इस तरीके के अपराध को जड़ से जब तक खत्म नहीं करने की हम बात करेंगे और एक मत होकर उसको नहीं तोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता है कि उससे इस समय में हम लोग पक्ष और विपक्ष। जहां तक की बात है कानूनी कार्यवाही की, जो कि कानूनी कार्यवाही हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जिन तथ्यों के अभाव में उसे छेड़ा है, मैं उसमें थोड़ा सा एक आपके माध्यम से कुछ चीजों को इसके ऊपर में डाल देता हूँ। ये थोड़ा सा पाइवेटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अगर आपको ध्यान हो, किरण नेगी का जो इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में, उसमें भी कुछ इसी तरीके की बातें हुई थी। जिस तरह से पुलिस ने जांच करी थी या जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी उन्होंने जांच करी थी, उस जांच में उन्होंने किस किस तरह की चीजों को छोड़ दिया, मुद्दों को, जो मुद्दे बने बाद में, और बाद में उन्हीं के बेसिस पे कोर्ट ने अपराधियों को जो है वो क्षमा किया और अपराधियों की जो सजा है उसको मुक्त कर दिया है। उसी तरीके का कुछ इंसिडेंट्स इसी में भी आया है। जैसे कि इसमें भी बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय, उसने ये बोला है कि भाई जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थी या जो पुलिस थी, वो ये तय, उसने जिस तरीके से PW2 का जो विटनेसेस हैं उनका जब उसने बयान लिया, तो उसमें ये क्लैरिफाई नहीं करा है उसने, कहीं पर भी ये नहीं बताया है कि क्यों इस व्यक्ति से आपने पूछताछ करी, वो किस तरीके से दायरे में आया है। उसके द्वारा दिए गए बयान, यानी जैसे कि उसने बोला है कि मैंने अपनी जो गाड़ी थी वो उस व्यक्ति को दे दी, एक ही दिन पहले मुझे बताया गया कि वो गाड़ी जो है, ये आदमी जो है मेरे लिए ड्राइवरी का काम करेगा, मैंने उसे गाड़ी के लिए चाबी दे दी और उसके बाद में मैंने उसे 3000 रुपए भी दे दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक ही दिन की जान पहचान में आदमी इस तरीके से मैंने कैसे इतना विश्वास कर सकता है। और कहीं ना कहीं जो डाउट है, डाउटफुल क्रिएशंस जो हुई हैं, वो इसके आधार पे हुई है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस केस को फिर से रीओपन किया जाएगा, तो इन सारे तथ्यों में जो तथ्य ऑलरेडी दे दिए गए हैं उसके बेसिस पे केस को ज्यादा अच्छी तरीके से उसको आगे रखने की इस टाइम पे संभावना जरूर है। और उसको मुझे लगता है कि हम सबको मिलके कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सपेक्टिव भी तैयार करना पड़ेगा, और इस तरह की जो बातें हैं, जिस तरह से हम ये बताएं कि यहाँ पर किस तरीके से काम होता है, क्यों हमारे जो तथ्य हमने प्रस्तुत किए थे, क्यों उस समय के जो तथ्य ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, या इस तरह की कोई भी एक दो घटनाएं या इस तरह की ऐसी कोई फैक्ट्स जो कि शायद उस समय अवेलेबल नहीं थे, उनको भी वहां पर लाना इस समय मेरे ख्याल से आवश्यक हो गया है। और इसीलिए जो पूरी, जहां तक कि हम बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, जो वहां के लोग हैं, हम लोग ये एक मत होकर, एक साथ होकर इस विषय पर कार्य कर रहे हैं। और पूरी जो जितनी भी लीगल कम्युनिटीज हैं, जो यहाँ पर, मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ, हमारी भी जो लीगल कम्युनिटी है वो भी, और जो दिल्ली में भी जो लीगल कम्युनिटी के जितने भी लोग बैठे हैं उत्तराखंड के, वे सब अभी इसके ऊपर में कार्यरत हैं। और जल्दी ही इसके ऊपर एक बहुत, मतलब हम एक तैयार प्लान के तहत में, ठीक है जी, ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। प्रमोद कपरवान जी भी हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। प्रमोद जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी बहुत अच्छी बात कही अनूप जी ने कि इस मामले में राजनीति से आगे बढ़कर भी सोचना चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह कि जो पूरा मामला सामने आया, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। क्योंकि देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि बिना सबूतों के सच का
कम से कम कानूनी रूप से तो अधूरा माना ही जाता है। नहीं, निश्चित रूप में देखिए, जिस तरह से नन्ही सी बच्ची के साथ में जो व्यवहार, जिस तरह से उसके साथ बलात्कार करके उनकी हत्या हो जाती है, और दूसरी आप देखें तो जो निचली अदालतें हैं वहां से इस जो अपराधी है, जो दुर्दांत अपराधी है, उसको सजा भी हो जाती है। लेकिन अगर वो माननीय उच्चतम न्यायालय उसको अगर बरी कर देता, तभी मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही एक बड़ा शोचनीय विषय है, जिसपे हर प्रदेश के हर व्यक्ति को आपत्ति होनी चाहिए। अब आप सवाल ये उठता है कि आखिर न्यायालय ने इनको क्यों बरी, क्योंकि न्यायालय जो है वो सबूतों के आधार पर और मजबूत पैरवी के आधार पर इसको केस को लड़ा जाता है और इसीलिए जीता भी जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास में कोई मजबूत पैरवी करने के लिए लोगों की कमी हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास में ये जो आपका उच्चतम न्यायालय है, उसमें हमारे पास में बहुत सारे अधिवक्ताओं की एक बड़ी फौज हमारे पास में है, लेकिन कमजोर पैरवी के कारण एक दुर्दांत जो अपराधी है वो अगर खुले में सांस लेता है, तो ये एक मानव जीवन पर मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी, ये जो है एक मानव जीवन के लिए वो बहुत बड़ी भूल है। और निश्चित रूप में सरकार को अच्छी पैरवी करनी चाहिए थी, पहले ही ठीक पैरवी करनी चाहिए थी, क्योंकि बलात्कार और हत्या के जो मुकदमे हैं, ये कोई हल्के मुकदमे नहीं है। इसमें जो है हमें हमारी सरकारों को बहुत मजबूती से इसको लड़ना चाहिए, क्योंकि एक तो परिवार जो है इतने सालों से, और मैं तो समझता हूँ कि बच्चियां किसी परिवार का उसको हिस्सा ना माना जाए, उसको पूरे समाज का हिस्सा माना जाए। बच्चा सबका एक जैसा ही बच्चा होता है। बेटियां हम सब की सामूहिक धरोहर होती हैं, और सामूहिक धरोहर में बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए, बेटियों की रक्षा करने के लिए हम सब लोगों का नैतिक दायित्व है। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कमजोर पैरवी के कारण एक दुर्दांत जो अपराधी है वो खुली हवा में जो सांस ले रहा है, ये हम लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि आप हमारे टैक्स के पैसे से आपने बहुत बड़ी एक फौज, चलिए देखिए, कारण कोई भी निकलकर सामने आए, कुल मिलाकर दोनों के मकसद एक ही लगभग नजर आते हैं। अरुण जी का रुख कर लेंगे। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, दोनों ही न्याय दिलाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक ओर से ढीली पैरवी किए जाने की बात सामने आ रही है। अब पुनर्विचार याचिका का भी जिक्र किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? और सबसे बड़ी बात, लोगों के लिए वाकई एक धक्के के बराबर था जब मुख्य अभियुक्त को इस तरीके से बरी कर दिया गया, क्या वजह है? गरिमा, देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों की बात करिए, मुझे लग रहा हम सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और जितने भी लोग इस डिबेट को देख रहे होंगे या जो लोग सड़कों पर भी हैं, उनका भी मकसद वही है। हाँ जी, सभी लोग ये चाहते हैं कि इस तरह के केसेस में अपराधी को कड़े से कड़ा दंड मिले। लेकिन एक बात बिल्कुल सही कही दोनों हमारे कांग्रेस और भाजपा के पैनलिस्ट ने कि कहीं ना कहीं देखिए पैरवी में कमी रही और सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट ने उस अपराधी को बरी कर दिया। अरुण जी एक बात जोड़ना चाहूंगा। अरुण जी माफी चाहती हूँ, टोक रही हूँ। अब क्या इतनी जनता के सामने आने के बाद दोबारा से पुनर्विचार याचिका की बात सामने आ रही है, या वाकई सरकार की ओर से कदम उठाया जाता? ये भी बड़ी बात है। नहीं, ये तो तभी उठा लिया जाना चाहिए था जब ये अपराधी बरी हुआ। लेकिन उसके बाद आपने देखा पिथौरागढ़ में या देहरादून में, कल हल्द्वानी में, लगातार सब जगह उस बच्ची के पक्ष में प्रदर्शन चल रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं देखिए, वो सारी जो सूचनाएं हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस से हो या हमारी जो LIU है, वो सरकार को देती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जन दबाव में फैसला लिया गया है और अच्छा भी है। देखिए, इस तरह का दबाव किसी भी सरकार में बनाना एक अच्छी बात है। और उसके बाद सरकार ने फैसला तो लिया कि वो पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे, तो निश्चित तौर पर मकसद सबका एक है। मुझे लगता है जितने भी प्रदेशवासी हैं, इन सबका एक ही मकसद है कि इस तरह के अपराध में अपराधी को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए और उसके अलावा कोई
समझौता नहीं हो सकता। और अगर सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर दोबारा से सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वो सुनवाई करता है, तो ये इस प्रदेश के लिए अच्छा संकेत होगा। और ये उन लोगों के लिए भी संकेत होगा जो विकृत मानसिकता के हैं और इस तरह के कुकृत्य करते हैं कि उन्होंने पहले उसके साथ रेप किया और उसके बाद बताइए ब्लेड से काट काट के मार डाला उस बच्ची को। तो ये निश्चित तौर पर घिनौना काम था और इस घिनौने काम की सजा कठोर से कठोर होनी चाहिए। जी गरिमा। ठीक है सर, लौटेंगे हम आपके पास में और मेहमान भी हमारे साथ में चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। कहीं हो जाएगा, फौरन लौटेंगे। माताएं क्यों नहीं आ रही? ये सब लोग आएंगे हमें। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में देवचंद उत्तराखंडी जी लगातार हैं, केंद्रीय महामंत्री उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। देवचंद जी बहुत स्वागत, आपका भी आवाज मिल रही है आपको। देवचंद जी, पैरवी में कमी की बात सामने आ रही है, अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्यों आखिर ऐसा किया गया? भले ही अब पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी, लेकिन बावजूद उसके गलती ऐसे मामलों में भला कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? पूरा प्रदेश आज इस पूरे मामले में खुलकर सामने आ रहा है। देखिए गरिमा जी, इसमें जब भी कभी ऐसी गलतियां होती हैं तो उसका कहीं ना कहीं द्वेष होता है। मैं यहाँ से चलूं कार्यक्रम में, यहाँ से देखूं तो आज इस दंड, जब भी किसी को दंड दिया जाता है तो दंड लोगों को एक प्रेरणा का वो रहता था कि अगर भैया मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा दंड मिलेगा। स्कूल से लेकर के भी हम कहीं से कहीं ये चीज हमेशा सोचते आए हैं और यहाँ पर भी किसी दंड में ये होना चाहिए। जैसे ये बोल दिया भाई कि दफा 302 में जो है वो अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको मृत्युदंड मिल सकता है, सख्त मिल सकता है, तो मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें रिलैक्सेशन किया जाए। अब क्या है कि इस स्थिति में जहां पर मैं देख रहा हूं, मुझे 2-3 चीजों के सवाल पूछने पड़ेंगे अनुपंत जी से, जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं। क्या जो सबूत जो निचली अदालत में उसके बाद जो हाई कोर्ट में गए थे, क्या हम उन सबूतों को सुप्रीम कोर्ट में देने में हम लोग नाकाम रहे? अगर हम कामयाब रहे थे तो फिर क्या, जहां 2 कोर्ट ने, वो भी तो वहां भी तो वकील थे, वहां भी तो जज थे, और यहाँ पर थोड़ा उनका सुप्रीम कोर्ट में जाने से चेंज क्यों हुआ, इस पर भी थोड़ा सोचने वाली बात है। अब दूसरी बात सोचने की है कि जब उसको सजा से रिहा हो गया, जब वो सजा से रिहा हो गया और तब हम जो है जनता के दबाव में, बाहर के दबाव से ये पैरवी करते हैं, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती भी होगी। और मैं ये समझ सकता हूं कि इसके लिए बीजेपी को कुछ न कुछ ये नुकसान उठाना पड़ेगा, ये हो सकता है। लेकिन इसका कारण मैं ये चीज मानता हूं कि बीजेपी, इसके लिए जो महिलाओं पर अत्याचार बीजेपी की राज में बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप में दोषी है। आज जहां पर भी जिस अपराध को पलटी करो आप, उस अपराध के पीछे कोई ना कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता या बीजेपी के लोग उसमें मिलते हैं। इससे बड़ी विडंबना एक और है कि एक जो हमारे यहाँ पर किरण मिर्ची जो दिल्ली में हुआ, निर्भया का जो केस हुआ, उदाहरण के बाद जो अंकिता भंडारी वाला केस उत्तराखंड में होता है और उनको एक लंबे अंतराल के बाद जो सजा मिलती है,
और सजा के बाद भी उनको उनके जो हौसले देखे जाते हैं कि जब वो सजा लेकर के अभी उनको जो आते हैं कि भाई इनको जो आजीवन सजा हो गई, तो वो मुस्कुराते हुए आते हैं। क्यों? उसके कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा हमारा उत्तराखंड सरकार एक नियम लेकर आती है कि ये जो आजीवन जो कारावास है इसको घटा करके 10 साल में या कुछ कम कर दिया जाए। तो ये सरकार की तरफ से जब ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं गर्मा जी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप इस बात को समझ सकते हैं। दूसरी बात, वही अंकिता से जुड़ा हुआ केस मैं बता रहा हूं क्योंकि हमें उत्तराखंड क्राइम दल इसको बखूबी इसको अंदर से लड़ रहा है। तो इसमें देखने में आया कि जो उसमें संलिप्त लोग थे, जैसे रेणु बिष्ट थी और जो वीआईपी अभी तक आगे नहीं आया, इन लोगों को छुपाने के लिए बीजेपी ने जितनी भरसक कोशिश करनी थी वो की। और जब उसको आजीवन की सजा सुनाएगी तो फर्स्ट पेज पर पेपर में छाटा कि भैया बीजेपी ने उनको न्याय दिलाने में पूरी कोशिश की। ये भी एक सफेद झूठ और एक जुमला जैसा था। और ये एक शर्मनाक बात है कि जिस काम को आप रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और अगर न्यायपालिका ने उसमें जो सजा दी, उस सजा देने के बाद भी आपने उसको कम कर दिया, ये बहुत बड़ी दुखद है। इस मामले में आते हैं यहाँ पर जो ये नन्ही परी के साथ जो केस हुआ है, ये अभी बार बार मैं देख रहा था बीजेपी के लोगों को या बाकी लोग भी कि कांग्रेस की सरकार में ये हुआ। हमको ये नहीं देखना है कि किसके सरकार में हुआ या कब किसने किया, हमें तो ये देखना था कि अगर 2014 में ये हुआ तो 2016 से लेकर 2020 तक ये लोग निचली अदालत से और उच्च हाईकोर्ट तक रहे। और उसके बाद अब जिन 4 सालों में, सिर्फ मात्र 4 सालों में ये हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाता है, इनको बरी कर दिया जाता है। तो इतनी कमजोर पैरवी किस उसमें हुई है? और अगर हुई है, सरकार को इसको गलती मानती है, तो जो उनका सरकारी वकील है उनको इसके लिए रिवार्ड देना चाहिए। मैं पनिशमेंट तो नहीं बोलूंगा, रिवार्ड उनको जरूर देना चाहिए कि आपने कहां चूक करी, क्यों सरकार को आपने हाथे पर खड़ा करके रख दिया है। बाकी तो न्यायपालिका तो ठीक है, पर सबूत इनको देखो कि वो सबूत क्या, वो सबूत आप जिंदा नहीं रहे जो सबूत निचली अदालत में हाईकोर्ट में रहे, वो सबूत कहां चले गए। तो गरिमा जी, कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि ये केस और सभी प्रकार के जो उत्तराखंड में लगातार जो महिलाओं पर उत्पीड़न, बच्चों का शोषण, बच्चों पर उत्पीड़न, इस प्रकार की घटनाएं जो आ रहे हैं, इसके लिए एक कठोर दंड एक बार जब आपको देना ही होगा। और जब ये एक बार लोगों को देना शुरू हो जाएगा तो लोग इसको देख के डरेंगे और शायद है कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगेगी और लोग इस प्रकार के जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं ये डरेंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अनूप पंत जी हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। अनूप जी, क्या कहना चाहेंगे? कई अहम बातें अभी सरकार से और बेहतर उम्मीद की जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने पहले जवाब में ये कहा कि हाँ, विपक्षी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और सबकी मंशा अच्छी है, सबकी मंशा एक है, चाहे विपक्षी क्यों। अभी जैसे अरुण जी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार, सड़क पर उतरे लोग, प्रदेश के सभी लोग जी। बिल्कुल गरिमा जी, मैं इसमें ना कुछ चीजें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, इसमें कानूनी फ्रंट को मैं सामने ले आता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से जो ये सवाल उठ रहे हैं, शायद ये सवाल उनको उतना उसके विषय में पता नहीं था शायद उत्तराखंडी जी को, तो मैं उनके सामने क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये है सर कि ऐसा नहीं होता है कि किसी भी कानूनी कार्यवाही में कि लोअर कोर्ट में जो सबूत चले गए वो अपर कोर्ट में, हायर कोर्ट में नहीं जाएगा। वो फाइल एज इट इज ट्रांसफर होती है, फाइल एज इट इज जाती है। देखिए अनूप जी, मैं क्या आपको सुनिए, तो मैं सिर्फ एक अपना ऐड ऑन कर रही हूँ, आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा, सुन तो लीजिए मेरी बात को। मैं जितना जानती हूँ, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं, आप अधिवक्ता भी, आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। क्या मैं सही हूँ यहाँ पर? जी, तो देखिए, एक तो आप उन सवालों को भी बेहतर तरीके से समझेंगे भी और समझाएंगे भी, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो मैं चाहती हूँ कि ये भी बताएं, आम व्यक्ति उन सारे टर्म्स को शायद ना समझ पाए, लेकिन पैरवी में जो लापरवाही हुई उसको लेकर जो सवाल है उस पर समझाइए। हाँ, बोलिए। समझिए इसको, देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम लोगों को, बाकी के सारे लोगों को भी इसमें एकमत होना आवश्यक है और कहाँ ये मदद करेगा, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। इस वाले किसी भी क्रिमिनल केस में क्या होता है, सबसे पहले पुलिस के पास में कंप्लेन जाती है, कंप्लेन के आधार पे ये एक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे जितनी सबूत जुटाए हैं, एविडेंसेस बनाए हैं, पीडब्ल्यूज बनाए हैं, यानी कि उसने जो विटनेसेस बनाए हैं, उन सबको वो कोर्ट में लेके आती है। लोअर कोर्ट में फैक्ट्स के स्पेसिफिक बेसिस पे केस बनता है और उसी के आधार पे फैक्ट्स एंड मैटर ऑफ डिस्कशन होता है। वहां पर ये सारी चीजें तय हो जाती हैं और उसके बाद में जब ये हायर कोर्ट में जाते हैं, यानी कि हाई कोर्ट में जाएगा या डबल बेंच में जाएगा, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो फिर उसके ऊपर मैटर ऑफ लॉ पे डिस्कशन होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स कहाँ पे हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एविडेंसेस नहीं गए, तो पहली चीज तो उसको हम हटा दें कि एविडेंसेस नहीं गए। प्रॉब्लम यहाँ पे थी, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि देखिए जो भी यहाँ पे एविडेंसेस आए हैं वो सर्कमस्टेंशियल हैं,
और उसने ये भी बोला है कि किस बेसिस पे हमने उन 3 व्यक्तियों को आधारित किया है। उन 3 व्यक्ति को आधारित करने में उन्होंने बोला है कि ये जो मेन अक्यूज था, मेन अक्यूज के पास लास्ट टाइम पर देखी गई थी, ये सर्कमस्टेंशियल है, इसके ऊपर में हम लोग इसीलिए हम उसको नहीं मानते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि जो इसमें ड्राइवर था या जो ओनर था, जिस ओनर के पास में ये व्यक्ति को भेजा गया था, उसने बोला है कि भाई ये जो ड्राइवर था ये मेरे पास 1 दिन पहले आया है, और वो 1 दिन पहले आया जब वो मेरे पास में, उसके बाद में उस व्यक्ति ने जो है वो मुझसे 3,000 रुपए भी मांग लिए और मुझसे गाड़ी की चाबी भी मांग ली है। इस तरीके के एविडेंसेस वो उनके सामने लेके आए हैं। अब कोर्ट ने बोला है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ही दिन में ये सारी चीजें हो जाएं, और उस व्यक्ति जो कि पहले दिन से इन्वेस्टिगेशन में शामिल था, उसका जो बयान है ये 2 या 3 दिन के बाद में ले रहे हैं। ये कुछ चीजें कोर्ट ने अपनी उठाई थी। अब होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली जब ये कोर्ट वहां पे गया होगा, जो मुझे लगता है, जो कि बेंच के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या हम ऐसे किसी मृत्युदंड हम ऐसे किसी पॉइंट के ऊपर में दे रहे हैं जो अनक्लियर है, जो डाउटफुल है। ऐसा नहीं था कि ये पॉइंट्स वहां पर रेज नहीं हुए थे, और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस में लोअर कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, मृत्यु की सजा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने के ऊपर अगर कोई भी संशय अगर थोड़ा मात्र भी संशय रहेगा, अगर कोर्ट के बेंच के दिमाग में थोड़ा सा भी संशय रहेगा, तो मृत्यु दंड नहीं देगी। ये एक पहली बात है। दूसरी बात मैं इसमें आ जाता हूं कि जब कोर्ट ने एक और चीज इसमें बोली थी कि टेस्टिमनीज जो हैं, वो जो टेस्टिमनीज उन्होंने ली थी, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 8 से 10 दिन के बाद में एक इंसिडेंट्स की अपने रिकॉर्ड्स पेश किए थे, उस समय 2014 में कन्विक्ट जो था, वो कन्विक्ट जो सरफेस हुआ था, उसके जो एविडेंसेस हुए थे वो बहुत देर में हुए थे। इस चीज को प्रूव करना कि वो व्यक्ति जिस व्यक्ति को ओनर के सामने लाया गया, यानी कि जो मालिक था उस समय उसका, उस गाड़ी का, उसमें ये काम कर रहा था ये आदमी, वो उसका जो टेस्टिमनी है वो बहुत क्लैरिफाई होके नहीं आया है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये पुलिस के टाइम से, एविडेंस कलेक्ट करने के टाइम से स्टार्ट हो गई है। मैं इस टाइम पे एक अधिवक्ता के तहत मैं इनको आपके सामने क्लियर करके रखा। ठीक, ये हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं जहां पे फैक्ट ऑफ लॉ पे बात होती है, जहां पर भी होता है नेचुरल जस्टिस के बेसिस में बात होती है, वहां पर वो बहुत ही माइन्यूटली देखते हैं। पहले तो हाई कोर्ट ने भी बहुत अच्छी तरीके से इसको, अगर आपने उसकी कार्यवाहियां पढ़ी होंगी तो उसमें देखा होगा आपने कि बहुत अच्छी तरीके से इस जो सजा थी नीचे की, उसको बहुत अच्छी तरीके से उसके ऊपर भी कार्यवाही हुई, उसके ऊपर भी बात हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और माइन्यूट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट और माइन्यूट गया, उसने बोला कि भाई ये अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं तो क्या आर दे इनफ टू बेसिकली गिव अ डेथ सेंटेंस टू समबडी। और उसके बाद में उन्होंने बोला सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ठीक है, हम उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, अगर आप देखेंगे कि उनका जो बेसिक स्टेटमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ये क्लियरली कहता है कि ये चीजें तब मान्य हैं प्रोवाइडेड सच एविडेंसेस हैज क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दीनेस, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। अब जब हम दूसरी कार्यवाही कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपनी चीजें बोली हैं, उसके बेसिस पर ये हमारे जो, अगर हम बात करें, क्योंकि मैं उन वकीलों से मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई है, मैं ऑर्डर के आधार पर और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो बेंच के पास में जब ये चीजें गई हैं और जब हम लोगों ने अपनी कार्यवाही रखी है, तो बेंच उसको इस आधार को, यानी कि हमारे इन तथ्यों को और इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे उस तरीके से उसको ट्रस्टवर्दीनेस नहीं मान पाई जिसको कि आप किसी को मृत्यु दंड देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ये जी, आप सारी चीजें मैंने कहा हमारे लिए, देखिए आप अधिवक्ता हैं, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट भी हो सकता था, और जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझे लगता है ये आम आदमी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी हो जाए, क्योंकि हम उतने टेक्निकल टर्म्स जार्गन्स को शायद समझ ही नहीं पाएंगे। आपको नहीं लगता? आम जनता या जो लोग, सुनिए, आप पहले सुन तो लीजिए, उसके बाद आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं बार बार कहती हूँ। आम जनता ये सब कुछ नहीं समझती, उसे सिर्फ ऐसे मामलों में जो न्याय है वो समझ में आता है। कचहरी के भीतर की जो भी प्रक्रिया होती है उससे हम या कोई आम व्यक्ति वाकिफ नहीं हो सकता। आप उसको बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन उसको आम भाषा में ही आम जनता को आपको समझाना भी पड़ेगा। बना के बैठी है ना यहाँ पे कि आपको नहीं सुनना है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अनूप जी, ये क्या बात होती है? अनूप जी ये क्या बात होती है? मैंने क्या कहा? मैं हर बार ये फील करता हूँ कि आप एक पॉइंट को समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, और
पॉइंट को खत्म होने से पहले आप बीच में बोल देते हैं। मेरी बात समझिए इसको। अनूप जी, मैं फिर आपको टोकूंगी, मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप देखिए गरिमा जी, मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर मुझसे पॉइंट सुनने के लिए थोड़ा सा भी आतुर हैं। अनूप जी, आपको सुनना भी तो पड़ेगा। आप अगर ये सोच के आएंगे कि बिना मेरे सवाल के आप मेरी बात तो समझेंगे ना। करनी है गरिमा जी, आप बात ही नहीं समझ रहे। मैंने आपको टोका नहीं। सवाल करिए गरिमा जी, आप सवाल करिए और उसके बाद मैं आपका जवाब दूंगा। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। अब आप बिना, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, मैंने आपकी बात को ना तो राइट और रॉन्ग पे तो मैं गई ही नहीं। आई वाज सेइंग कि आप अधिवक्ता हैं, आपकी बात को मैं खुद भी शायद नहीं समझ पाती, मैं जुडिशियल लैंग्वेज नहीं समझती, तो मैं आपसे ये अपील कर रही हूँ, ये विनती कर रही हूँ कि हमारे दर्शक भी शायद ये बातें नहीं समझते। मैं आपकी चीजों को प्रेज कर रही हूँ, आप मेरी बात शायद समझे नहीं और आप हर बार ये कहते हो कि मैं आपको कट ऑफ करती हूँ। अगर मुझे आपकी बात समझ ही नहीं आएगी, अच्छा बुरा सही गलत तो सेकेंडरी है ना सर, पहले मैं समझूं देन मैं उसके बाद आपको अच्छा बुरा है उस पे आ सकती हूँ। आई वाज सेइंग दैट। No, you're not saying that, please. Now, let me clear Excuse it out. me, please. आप मतलब very segmentally, very specific this point. मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें बोली हैं। ट्रस्टवर्दीनेस, किसको समझ में नहीं आया कि ट्रस्टवर्दीनेस क्या होती है। किसी क्रेडिबिलिटी के ऊपर में उन्होंने ये बोला है कि एविडेंस जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी कि सर्कमस्टेंसेस जो थे क्लियर एविडेंसेस नहीं थे, सर्कमस्टेंसेस कुछ इस तरीके से बयां करते थे कि ये व्यक्ति उस समय इधर मौजूद था, होगा। इसकी ट्रस्टवर्दीनेस, ये किसको समझ में नहीं आया, पहला पॉइंट। अगर नहीं आया तो मैंने उसे क्लियर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ट्रस्टवर्दीनेस किसी भी एविडेंस की सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी कि जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके आधार पे जो एविडेंस हम मान लेते हैं उसको हम आधार तब बना सकते हैं जब हम बिल्कुल क्लियर हो या उसके ऊपर कोई भी डाउटफुल क्रिएशंस ना हो। और क्योंकि इसी तरीके के एविडेंसेस हुए थे, इसीलिए उन्होंने बोला है कि भाई हम इसको इसके आधार पर मृत्युदंड नहीं दे सकते, पहला। दूसरा, उन्होंने बोला है कि ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति मालिक था वहां पर, इस जो व्यक्ति काम करता था जहां पर, उसका जो मालिक था, उसको इंट्रोडक्शन किसने कराया, उसके किसी और कार्यकर्ता ने उसके साथ, उस कारिंदे ने उसके साथ में उसका इंट्रोडक्शन कराया। एक ही दिन में उन्होंने बोला कि तुमने अपनी गाड़ी की चाबी उसको दे दी और एक ही दिन में तुमने उसे 3000 रुपये भी दे दिए। तो इस तरीके से ये भी उनको डाउटफुल लगा। तीसरा जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ पहले दिन से कार्यरत था, पहले दिन से तुम्हारे साथ में इन्वेस्टिगेशन में था, वो इन्वेस्टिगेशन जो तुम्हारे साथ में था उसकी तुमने एविडेंसेस 2-3 दिन बाद क्यों ली, इस तरीके की हरकत आपने क्यों करी। अब मैं जो बात पब्लिक के लिए कहना चाह रहा हूँ, पब्लिक को हमको ये समझना पड़ेगा, हर बार जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी होती है, कोई भी ऐसी बात होती है, या जब हम गाँव की तरफ में बात करते हैं जहां पर इस तरीके का हम लोगों को कभी-कभी हमने ये भी देखा है कि पुलिस बोलती है हाँ जी हम सब संभाल लेंगे। हम लोगों को वहां पर चेत जाना चाहिए, हम लोगों को वहां पर समझना चाहिए कि एविडेंसेस कब हो रहे हैं, किस तरीके के एविडेंस है। पहले दिन सर हमको उसके ऊपर नजर रखनी आवश्यक है, ये हमारा अधिकार भी है और हम पूछ भी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है, बाद में जाकर, जैसे आज हुआ, ऐसे ही किरण नेगी के समय में भी हुआ, ये एविडेंसेस, लैक ऑफ एविडेंसेस आखिरी में इस तरीके के अपराधियों को बचने के लिए एक रास्ता उनको मिल जाता है। इसलिए वेरी फर्स्ट डे जो होता है उसमें हम जब रोष होता है, इतनी सारी पब्लिक हमारे पास में है, तो हम ऐसा प्रेशर भी बना के रख सकते हैं पुलिस के ऊपर भी। ठीक है, चलिए, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, अरुण जी को अब हम रुक कर लेते हैं। अरुण जी वरिष्ठ पत्रकार है। अरुण जी, अनूप जी अधिवक्ता, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे डिबेट के अंदर भी उनके पूरी उनका जवाब था, ऐसा लग रहा था जैसे कोर्ट रूम में वकीलों के बीच जो जिरह नहीं होती है, बिल्कुल उसी भाषा में। बहुत अच्छी बात भी है और बहुत अच्छे तरीके से वो टेक्निकली या जुडिशियल लैंग्वेज में उस चीज़ को शायद एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन अरुण जी, क्या वाकई, क्योंकि कुछ जॉब प्रोफाइल्स ऐसी होती है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आप कभी सवाल उठा ही नहीं सकते, है ना, तो क्या उसका फायदा अनूप जी ने उठाया? मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी, क्योंकि XYZ कोई भी कारण देकर आप ये कह ही नहीं सकते कि इन कारणों से ऐसा हुआ। हम आम जनता तो सिर्फ यही एक्सपेक्ट करती है कि नहीं, अगर ऐसे केसेस है तो जो जवाब आना चाहिए, जो न्याय मिलना चाहिए, वो एक स्टेबल है कि ऐसा ही उनको सुनना पसंद है। और ये मैं आम जनता के लिए कह रही हूं। अरुण जी। गरिमा, देखिए, मुझे लगता है अनूप भाई ने जो एक जुडिशियरी का सिस्टम है वो हमें समझाया। बिल्कुल। लेकिन स्थिति यह है कि इस सिस्टम को जनता मानने को तैयार नहीं। वरना जनता के अंदर इतना रोष आक्रोश नहीं होता।
अब देखिए, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, दोनों जगह से किसी को कोई सजा हुई और वो सजा सुप्रीम कोर्ट में जाके बिल्कुल उल्टी हो जाए मामला, मतलब यहाँ तो मृत्यु दंड की सजा हुई, वहां बंदा बरी हो जाए, सजा कम हो जाए वो तो समझ आता है, लेकिन बंदा बरी हो जाए वो जनता की समझ से बाहर की बात। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे और साथी सवाल उठा रहे थे, मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ सहमत होना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो हमारी पैरवी थी या जो हमारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वो ठीक है कि लोअर कोर्ट के बाद फाइल हाई कोर्ट में जाएगी अगर अपील होती है, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी फाइल अपील होती है, लेकिन जब लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट ने सजा दे दी तो उम्मीद ये रहती है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरह सजा देगा। उस सजा को थोड़ा बहुत मृत्यु दंड की बजाय आजीवन कारावास हो सकता है, इतना तो समझ आता है, लेकिन इतना समझ नहीं आता कि वो बिल्कुल ही बरी हो जाए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही आक्रोश जनता का निकल के बाहर आया कि उनको ये लगा कि इसकी पैरवी सही नहीं हुई या वो जो अपराध है उस अपराध के मुताबिक दंड नहीं दिया गया, इसीलिए ये आक्रोश बाहर निकलकर सामने आया। जी गरिमा। ठीक है। प्रमोद कपरवान जी से जल्दी से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। प्रमोद जी, क्या कहना चाहेंगे? आम जनता ने शायद उन सारी टेक्निकलिटीज को समझा नहीं जो अनूप जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि शायद एक मच एक्सपेक्टेड रीजन होता है और एक दिमाग में एक वो होता है कि ऐसे मामलों में शायद जनता कुछ और सुनना या समझना चाहती ही नहीं, यही वजह है कि जनता ने समझना चाहा भी नहीं। देखिए गरिमा, एक तो बड़ी बात यह है कि जो एडवोकेट साहब हमारे बहुत कह रहे थे, बहुत सम्मानित हमारे हैं, और चूंकि हम लोग जो है लॉ के विद्यार्थी नहीं है तो लेकिन हम आपसे एक बात तो कहना चाहते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट गलत है या फिर जो है हाई कोर्ट और निचली अदालतें इनकी भाषा में गलत थी। मैं आपसे एक निवेदन के साथ एक बात कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ में कि इस समय जो ये दौर है, ये जो दौर है, ये दौर बड़ा कठिन दौर है। आप देखें, अगर आप जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अगर आप देखें तो एक साल में 10 रेप के केस और 10 इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और या इनके कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और इनकी जो है पूर्व जिला अध्यक्ष जो रेप के आरोप में बंद हैं, तो स्वाभाविक है इससे ये भी साबित होता है कि कहीं इसीलिए इसको जो है शिथिल न कर दिया गया हो कि कहीं उसको आप राजनीतिक रंग दे रहे हैं। आई एम सॉरी प्रमोद जी, लेकिन आप शायद राजनीतिक रंग अब देने लगे, पहले जवाब में आपने ऐसा नहीं किया था। आप ये बताएं ना फिर आखिर जो आप बात कह रहे हैं ना, ये बड़ी निंदनीय है यार। इतना बरी कैसे हो सकता है कोई? आप बताएं कि बरी कैसे? एक बात बताइएगा, एविडेंसेस कब कलेक्ट हुए इस केस में सर? ठीक है कब कलेक्ट हुए सर इस केस में? अनूप जी एक एक करके, अनूप जी प्लीज। हरीश रावत जी क्या कर रहे थे? सो रहे थे हरीश रावत जी। बरी कैसे हो गया? जब दबाव बनाया सुप्रीम कोर्ट में बरी होने का उसका आखिर जो है। ठीक है प्रमोद कपरवान जी, चलिए शांत हो जाइए। प्रमोद जी शांत हो जाइए, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपने उसको टोटली बिल्कुल राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश की। ठीक है अनूप जी एक एक करके आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों की आवाज आएगी। प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए, प्लीज सर, प्लीज। ठीक है प्रमोद जी, हो गया आपका। हाँ प्रमोद जी आती हूँ, देवचंद जी। प्रमोद जी प्लीज, अनूप जी जल्दी से अगर एक लाइन में जवाब देना चाहिए, देखिए वक्त बहुत कम है। अनूप जी देखिए राजनीतिक रंग इसमें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अगर मैं सिंपली बात कर रहा हूँ कि एविडेंसेस की बात है, एविडेंसेस के समय कलेक्ट हुए, सरकार कलेक्ट कर रही थी क्या? मैंने क्या ये बोला कि कांग्रेस की सरकार वहां पर एविडेंसेस गलत कलेक्ट कर रही थी? ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोग जिस चीज के लिए यहाँ पर बैठे हैं ये है कि हम क्या कोई ऐसा रास्ता और इस तरह की कोई बिल्कुल मैं भी यही चाहती हूँ कि कम से कम राजनीति तो ऐसे मामलों में ना हो। अगर आप सबने पहले इतनी अच्छी शुरुआत की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबने ये बात स्वीकार की कि हाँ हम सबकी मंशा एक है और मंशा एक अगर उसी के साथ काम करेंगे तो अच्छा नतीजा आएगा। देवचंद जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से देवचंद जी। मैं ये कह रहा था कि सबसे बड़ी अदालत, अभी मैं शॉर्ट में कर रहा, टाइम आपके पास कम है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर नेक्स्ट कोई अदालत है तो वो जनता की अदालत है, और जनता की अदालत में 2 चीजें जाती हैं, एक तो उसके बाद वोट के लिए और उसके बाद उस कैदी को अगर ऐसे रिहा कर दिए तो उसको जनता के पास दे दें। मुझे आपसे निवेदन है, और मैं अनुप पंत जी जो वरिष्ठ वकील है वो ये निवेदन करें, इनको जनता के दरबार में दें। बाकी कड़ी जो अपने अरुण जी ने और जो कपलवान जी ने बोल दी, उन कड़ियों को जोड़ते हुए आखिरी अदालत जनता के पास, अगर नहीं आप लोग उसको सही पैरवी कर सकते हैं तो जनता के पास उसको भेज दीजिए और सजा वहीं से मिलेगी। सरकार को भी जिससे नहीं, लेकिन देखिए नहीं उत्तराखंडी जी, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आप भारत में रहते हैं, यहाँ संविधान चलता है, जनता की कोई अदालत नहीं होती है,
हैं, संविधान के हिसाब से ही सब कुछ चलता है, तो ये तो मुझे लगता है बच्चों वाली बात हो गई। चलिए खैर, हमें यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो पूरा मामला दोबारा से पुनर्विचार याचिका की बात सामने आ रही है उसमें जो दोषी हो उसे सख्त से सख्त सजा मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो नन्ही परी मुद्दे को लेकर सियासी तकरार प्रदेश में एक बार फिर से शुरू हो गई है। एक तरफ विपक्ष है जो सरकार पर मजबूत पैरवी न करने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष की ओर से अलग अलग कारण और एविडेंसेस की कमी को लेकर अहम बातें कही जा रही हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।